नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक चुनाव में बस 9 दिन बचे हैं। आज बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। जैसे कांग्रेस ने बहुत कुछ मुफ्त देने की घोषणा की है, वैसे ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र प्रजाध्वनि में गरीबों को रोज आधा लीटर दूध, इसके अलावा चावल और 3 सिलेंडर जैसे कई चीजें मुफ्त देने का ऐलान किया है। एक अलग ऐलान जो किया है वो है यूसीसी और एनआरसी, यानी सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और एनआरसी भी लागू करेंगे। यही ऐलान गुजरात और हिमाचल में भी किया गया था। कांग्रेस से इसने इसे ध्रुवीकरण की चाल बताया है। ये भी कहा गया है कि इसे वक्त आने पर देखेंगे। बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों पार्टियों के पास घोषणा पत्र में अपने वोटर को बताने और रिझाने के लिए इतना कुछ है, तो फिर चुनाव प्रचार में सिर्फ इन्हीं पर बात क्यों नहीं होती? फिर प्रचार में बदजुबानी की रेस क्यों लगी हुई है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आज उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने पीएम मोदी पर अपशब्द कहे। वो चाहते तो कोई और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप बताया था, जिसका मोदी ने यह कहकर जवाब दिया था कि सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। ये कांग्रेस को भी पता है कि जब जब मोदी को गाली देती है, मोदी उसे सीढ़ी बना लेते हैं। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी एक लाइन ली। उन्होंने मोदी को रोते रहने वाला पीएम कहा था। आज कांग्रेस ने उस लाइन को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर एंटी मोदी प्रचार तेज कर दिया और जैसे सीनियर खड़गे के बयान को डिफेंड किया था, वैसे ही आज जूनियर खड़गे के बयान को भी डिफेंड किया। तो अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है कर्नाटक का चुनाव प्रचार खत्म होने में। ऐसे में गालियों की ये रेंज कहां तक जाएगी और क्या गालियों से ही वोटों का गणित बदलेगा? हर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट। मेरी इन बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा बेटा तो कैसा होता है, घर कैसे चलेगा? अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये हमारा ये हक है, ऐसे मानते, इट इज अवर राइट। इसलिए उनके मन में ये बहुत आक्रोश है। एक गरीब का, ये गरीब परिवार से जो आए हुए मोदी जी यहाँ कहाँ के आके बैठे, ये हमारा स्थान है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलने का है। पहले एक से झूठ बोले, फिर 2 झूठ, फिर तीसरा झूठ, पोलराइज करने के लिए वो कर रहे हैं। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। इनके आका को इन भाषा से खुशी होती है, उनको खुश करने के लिए इस तरह की भाषा ये उपयोग करते हैं। मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ की जनता का अपमान करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिख रही है और इस तरह के बयान अपने आका को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पहले भी जवाब दिया है और इस बार भी जवाब देगी। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार सिंह ने जेपी नड्डा जी से ये खास बातचीत की। करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी से। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कर्नाटक में बहुत साल हो गए, कि कई दशक हो गए जब रिपीट नहीं होती सरकार। आपको उम्मीद क्यों है कि इस बार हम उस परंपरा को तोड़ेंगे और हमारी सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी? उम्मीद नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार रिपीट होगी। कई फैक्टर्स हैं। एक तो जिस तरीके से पार्टी की ताकत बढ़ी है ज़मीनी स्तर पर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्यार विश्वास कर्नाटक की जनता को मिला है, और उस विश्वास को लेकर के कर्नाटक की जनता डबल इंजन की सरकार को रिपीट कराना चाहती है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने हर पहलुओं को टच किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जगत में एफटीआई में सबसे नंबर 1 पर कर्नाटक आज खड़ा है। रोज़गार देने में कर्नाटक आगे बढ़ा है। और कुल मिलाकर के यहाँ जो गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित वर्ग रहा है, उसको सशक्तिकरण किया गया है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था और संगठन की ताकत भी बढ़ी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। सर, इतना बहुआयामी विकास हुआ है, चहुओर विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है जैसा कि आपने कहा सर। ऐसे में यूनिवर्सल जो समान नागरिक संहिता की बात होती है, एनआरसी, ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं घोषणा पत्र होती है आपकी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक में भी फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? विकास और समान नागरिक संहिता दोनों कहीं ना कहीं दो ध्रुव हैं। ध्रुव नहीं है। एक अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और संविधान की भी जो निर्माता रहे, उनकी ये इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसको हम धीरे धीरे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ हम विचार करके इस विचार को बढ़ा रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और चाहे बहुआयामी विकास हो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंतर्विरोध दोनों में कहीं नहीं है। अच्छे समाज को बढ़ना हो तो सबको बराबर का अवसर देना होगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप चूंकि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आने वाले हैं, बीजेपी के पक्ष में, इसलिए वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, स्पेशल पुलिस में स्पेशल विंग बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ रेडिकलाइजेशन है कर्नाटक में? कर्नाटक की जनता पर भरोसा क्यों नहीं है बीजेपी? कर्नाटक की जनता पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो देश के निर्माताओं की इच्छा थी उसको पूरा करना किसी का काम है कि नहीं है? 70 साल आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और ये जो आप लोग बोलते हो, कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। रविंदर जी, आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में ये मिट गए, उत्तराखंड में यह दोबारा हमने सरकार बना ली, गोवा में हमने तीसरी बार सरकार बना ली, मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार बना ली, नागालैंड में हमने दूसरी बार सरकार बना ली, त्रिपुरा में इनको धूल चटा दी। तो ये सब लोग समझ चुके हैं, और इसलिए इनका मानसिक दिवालियेपन का नतीजा इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और ये घिसी पिटी लाइन को लेकर के चले हैं। इनको मुबारक। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो समाज के हित में, और लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सर, आपने कहा कि इनका मानसिक दिवालियापन है। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी कर्नाटक चुनाव में उन्होंने जहरीला सांप बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब उनके बेटे कह रहे हैं कि नालायक बेटा, दिल्ली का नालायक बेटा। आपको लग रहा है कि चुनाव में जिस तरह से गुजरात में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, वहाँ पब्लिक ने अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दिया, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? सबसे पहली बात तो आप मेरी पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, ये इनके मन में भरा हुआ विष, बौखलाहट, और जिसको कहते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, इसका ये सूचक है जो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये भाषा निंदनीय है। राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के द्वारा इस तरह की भाषा बहुत ही निंदनीय और उस पार्टी के बारे में बताता है। लेकिन ये पार्टी का
सब सर्वस्व डूब चुका है। इनके आका को इन भाषा से खुशी होती है, उनको खुश करने के लिए इस तरह की भाषा ये उपयोग करते हैं। और कर्नाटक हो, गुजरात हो, चाहे भारत की जनता है, उन्होंने बार बार इनको जवाब दिया है, इस बार भी जवाब देगी। तो गालियों का गदर है, कर्नाटक किधर है, इसी पर बात करेंगे। शाम 7 बजे से लगातार सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जी न्यूज पर होगा, कर्नाटक का ओपिनियन पोल 7 बजे। मेरे साथ देखिए आप ये पूरा का पूरा ओपिनियन पोल, जिसमें हर एक सीट का गणित जो है जी न्यूज पर हम दिखाने जा रहे हैं। हर एक सीट का गणित, हर एक सीट कर्नाटक की है उसका गणित हम आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा सबसे बड़े सैंपल साइज वाला ये ओपिनियन पोल 7 बजे से लगातार। लेकिन गालियों का गदर है, कर्नाटक किधर है। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इमरान पाशा साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, जनता दल सेक्युलर यानी देवगौड़ा साहब की पार्टी के, कुमार स्वामी जी की पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। बड़ी प्लेयर है कर्नाटक के अंदर। और AK वाजपेयी जी LJP रामविलास पासवान के स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। माफ कीजिएगा JDS की तरफ से, हाँ वही कहा मैंने, जनता दल स्पोक्स पर्सन, जनता दल सेक्युलर के JDS के इमरान पाशा साहब। डॉक्टर अजय आलोक जी, मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, एक आज आपने कह दिया कि भाई, आज प्रियंक खरगे जी ने भी कह दिया नालायक बेटा, PM ने 91 गालियां गिना दी। और उनका ये कहना है कि भाई, और आप तो जानते हैं जब जब उनको गालियां पड़ लेती है बीजेपी इनकैश कर लेती है। आप क्या कहेंगे? भाई इस बार ऐसा है दीपक भाई, इस बार फिर हम कैश कर ले, हम कहाँ रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो स्वागत करना चाहिए। पहली चीज तो नालायक कहना कब से गाली हो गई मेरी समझ के बाहर है। लायक और नालायक तो हमेशा राजनीति में इस्तेमाल होते रहे हैं। अब आज अजय आलोक जी को तो पहले मैं बधाई दे दूं, एक चैनल पर और दी थी, लेकिन अजय आलोक जी अगर पूरी नैतिक ईमानदारी से आप भी अपने प्रवक्ता बने हैं बीजेपी के, तो अजय आलोक जी मेरी तरफ से ही बधाई। जी हाँ, बधाई पूरी दीजिए। और आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, और अजय जी भी अपने दिल पर हाथ रख करके कह दे कि नालायक कोई गाली है। तो नालायक तो कोई गाली नहीं, लेकिन चूंकि आप सब लोगों को, आप मित्रों को, नेगेटिव वर्ड है जिसको हमारे समाज में माना जाता है कि नेगेटिव वर्ड है। नहीं, वो कहा जाता है, बाकायदा कहा जाता है। असंसदीय भी, नालायक हो, असंसदीय भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, असंसदीय नहीं है। निकाले लिस्ट। अब हम नहीं कहते, आप मानिए, अब निकाल लीजिए। मैं तो कहा ना कि हम तो आपकी सारी बात मान ले रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इस बात पर इसलिए ज्यादा तूल नहीं देते हैं, जब सारी की सारी इनके बसवगौड़ा साहब हैं, वहीं उसी कर्नाटक में सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहते हैं, आपकी पूरी 10 मिनट की कैटेगोरिकली लिस्ट में बसवगौड़ा ने जो सोनिया गांधी को विश्व कन्या कहा, चीन की और पाकिस्तान की एजेंट का, एक बार एक शब्द जी न्यूज ने नहीं बोला। 1 घंटे का डिबेट क्योंकि प्रधानमंत्री किया है। सुरेंद्र जी, मैं आपको निकाल के क्लिप दिखा सकता हूं। मैंने पूरा 1 घंटे का डिबेट। प्रभु मेरी बात सुन लीजिए। आपने कह रहा है, आपने नाम नहीं लिया, तो मैं बता रहा हूं। आप चाहे मैं क्लिप चला देता हूं, अभी निकलवा लेता हूं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर। काहे को हम जैसे गरीब आदमियों को, हम तो वैसे ही धरती में धसे हुए हैं। कर्नाटक में कुछ उम्मीद है, आप लोग नालायक के चक्कर में फंसा दे रहे हैं। अरे 2 मिनट रुक तो जाइए, ऐसा ना बोलिए सर। हाँ, हम नहीं, अरे हम 54-55 पार्टी, 54-55 MP के और 303 वाले अजय आलोक जी बैठे हुए हैं, ताजे एकदम। तो आप हमारी बात तो सुन लीजिए, कम से कम इतना तो आप मत कीजिए। कम से कम वो बातें कह रहे हैं कि पिछले 10 मिनट से लगातार वो बातें कहिए ना जो सच। आप कह रहे हैं कि आपने चलाया नहीं विश करने। मैं कह रहा हूं मैंने पूरे 1 घंटे की डिबेट की है उस पर। और सुधांशु त्रिवेदी जी गेस्ट थे, और आपकी तरफ से लांबा जी, मैं आपको गेस्ट भी बता देता हूं। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए, आप अपनी कहे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज अभी 5 बजे से 5:10 तक जो आपने अपना प्रोग्राम चलाया इंट्रोडक्टरी, उसमें आपने हिंदुस्तान भर की सारी गालियां प्रधानमंत्री जी की, इसकी उसकी सब तो चला दी, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं कहा प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय शिष्य या सबसे प्रिय नेता बसवगौड़ा जी ने सोनिया गांधी जी को किस तरीके से विश्व कन्या कहा, किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की, ये बिल्कुल आपने पिछले 10 मिनट में नहीं कहा। मैं बात ये कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पहले प्रोग्राम वो भी चलाएंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी। ठीक,
है ना। हाँ, आप बात समझ है क्या कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आज की डेट में ये नालायक शब्द ऐसा कोई बहुत विशेष शब्द नहीं है, नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग राजनीति में आदिकाल से होता रहा है, आगे भी होगा। इस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, क्योंकि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नहीं पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मिस्टर 40% की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर हताश है, निराश है। प्रधानमंत्री जी के रोड शो में प्रधानमंत्री जी के क्या नाम उसमें नहीं कोई भीड़ आ पा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी पहले तो गालियां तौल के खाते थे कि भाई 2 किलो खाता हूं, 3 किलो खाता हूं, और उसमें मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि वो उन गालियों को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है, प्रोटीन में बदल देती है, एनर्जी बदल। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने भी सुने होंगे और आपने बाकायदा इसको चलाया भी होगा। आज प्रधानमंत्री जी गालियां गिन के खा रहे हैं कि 91 हो गई हैं, 92 हो गए। अरे प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात कर लीजिए। मुद्दे की बात यह है कि आप कर्नाटक और महाराष्ट्र को लड़वा रहे हैं सीमा पर। मुद्दे की बात यह है कि कर्नाटक के 800 गांवों में महाराष्ट्र की सरकार के योजनाएं चल रही हैं कर्नाटक की इजाजत के बगैर। आप मुद्दे की बात यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर मिस्टर 40% के नाम से मशहूर हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज आपके यहां पर 8 करोड़ रुपए आपके एक एमएलए के घर पकड़े जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज वहां पर क्या नाम नंदिनी को बाकायदा डिमोरलाइज किया जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि कन्नड़ वासियों के प्राइड को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, क्या उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर आपने उनको नहीं चुना तो? सच बात यह है कि मुद्दों पर आइए, वहां पर रोजगार के जनरेशन की बात कीजिए, वहां पर बात कीजिए कि वहां पर आप किस तरीके से कर्नाटक का जो प्रभाव है दोबारा से कैसे स्थापित करेंगे। मुद्दे की बात यह कतई नहीं है कि कांग्रेस चाहती एटीएम मशीन। अरे भाई, आपकी क्या एटीएम मशीन अडानी मनी मशीन है क्या? किस तरीके की आप क्या नाम अमित शाह साहब बात करते हैं? किस तरीके से अमित शाह साहब बात करते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो वहां पर दंगे हो जाएंगे? किस तरीके की अमित शाह साहब बात करते हैं कि कांग्रेस तो वहां जीत रही है? क्या बात करते हैं आप लोग? अपनी बात करिए। आपने जो मुद्दे आपने ठीक किए हो उसकी बात कीजिए। आप आ जाते हैं एक शब्द लेकर के, पीएमओ से या और कहीं से एक शब्द आ जाता है अमित मालवीय के यहां से कि इस पर बहस करनी है। नालायक कौन सा शब्द भाई गलत है? ठीक है अजय आलोक जी, नालायक तो शब्द गलत नहीं है, निगेटिव जरूर है। क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप इसे? दीपक जी, एक शेर तो आप बना रहे हो सुरेंद्र जी के लिए, चूंकि हमेशा मुझे शेरो शायरी सुरेंद्र जी सुनाते रहते हैं मुझे, तो मैं भी थोड़ा सुनाता हूं। इतनी नफरत करते हैं वो मुझसे, चलो नफरत के ही बहाने सही, नाम तो मेरा लेते ही रहते हैं ना। बिना मोदी के तो इनका भी काम नहीं चलता है। नफरत ही सही, बिना मोदी बोले हुए सुबह से लेकर रात तक में 200 बार मोदी नाम का जप नहीं करेंगे कोई भी कांग्रेसी तो उनका पानी नहीं पचेगा। अब भले उसको गाली दे दें। देखिए, आपको याद होगा, सुरेंद्र जी को भी याद होगा, 1984 में बम्पर जीते थे 414, और चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। वहां से शुरू हुई थी कहानी, अभी तक रुकी नहीं है। ये सांप तक जाके, नालायक तक जाके, हत्यारा, पता नहीं क्या क्या, मतलब गिनने जाऊंगा गालियां तो मुझे गाली की लिस्ट नहीं याद रहेगी। मौत का सौदागर, खूनी पंजा, खून की दलाली वगैरह वगैरह। लेकिन ये गालियों का जो सिलसिला 1984 में शुरू हुआ और आज 2023 तक जा रहा है, तो हश्र देखिए क्या हुआ। 414 से घटते घटते आ गए 52, और हम मेहनत करके परिणाम देखिए क्या हुआ कि 2 की जर्नी शुरू हुई थी 84 में, 2 से बढ़ते बढ़ते हम हो गए 303, और 24 में हम चले जाएंगे 350। आप गाली देते रहिए साहब, रुकिएगा मत। अभी हैं 10 दिन हैं, 8 तक कैंपेनिंग चलेगी, उसके बाद भी आप गाली देते रहेंगे, तब आप हताशा निराशा में गाली देंगे। अगर अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, तो गलत क्या कहते हैं? खुले आम पीएफआई को संरक्षण देते थे आप और आपके मुख्यमंत्री। बैन लगाने से मना कर दिया आपके मुख्यमंत्री ने। 1500 से ऊपर पीएफआई के टेररिस्ट को छोड़ा आपके मुख्यमंत्री ने। नारदा टेररिस्ट कैंप में 21 टेररिस्ट पकड़े गए, वो कर्नाटका में आपके मुख्यमंत्री तो काल में चल रहे थे। तो क्या गलत कहते हैं कि आप दंगे करते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? कोई आधार के साथ करते हैं ना। हमने क्या किया, आते के साथ येदियुरप्पा ने सीधे पीएफआई को बैन किया, केसेस रिवाइव किए, एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का एक माहौल दिया।
आज कर्नाटका में कन्नडिगा का प्राइड दिया, जो सबसे जरूरी है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी कर्नाटका के चुनाव को एक स्टेट चुनाव की तरह नहीं ले रहे दीपक जी, कि एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। कर्नाटका का चुनाव आज की तारीख में भारत के भविष्य का चुनाव है। इस देश में जितनी एफडीआई आती है उसका 30% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में है। कर्नाटका की तस्वीर बदलेगी तभी भव्य भारत होगा, कन्नडिगा भव्य होगा तभी भारत भव्य होगा। हमारा विजन ये है। आज जो हमारा मैनिफेस्टो निकला है, जिसको हम प्राणालिका कह रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका की जनता की प्राण उनकी आवाज है। उस मैनिफेस्टो में हमने कोई फ्रीबीज नहीं बांटे हैं कि 1,500 भत्ता देंगे, 3,000 भत्ता देंगे, ग्रेजुएट भत्ता देंगे, 2,500 देंगे, ये सब नहीं किया हमने उसमें बुनियादी मुद्दों की चर्चा की है। अन्न, अक्षर, आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, सामाजिक ताकत, अभय, अवरुद्धि, सबकी समृद्धि। हमने इस 5-6 की चर्चा की है कि इन मुद्दों पे हमारा फोकस है कि अगले 5 साल हम इसको लक्ष्य बना के चलेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। आप ये सोचिए कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्य, अगर इनकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है तो भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में कितना देर लगेगा। इसलिए सिर्फ राज्य का चुनाव है और राज्य में सरकार बनानी है। और कमीशनखोरी, 40% कमीशनखोरी ये कह रहे थे। खुलेआम मंच से किसी प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकारा कि 85% का करप्शन होता है, तो उस प्रधानमंत्री का नाम इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। 1 रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कहां जाते थे। प्रधानमंत्री किसी को रोकती है ये? ठीक है। दूसरा प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करता है कि जब आप कोलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं तो आप अपने सहभागियों को करप्शन के मामले में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं। अपनी स्वीकारोक्ति होने के बाद हम पे 40%, ये तो वही हो गया ना, छल्ली दूसरे सूप के, जिसमें खुद 72 छेद। ठीक है, क्विकली एक रिएक्शन इमरान पाशा जेडीएस के नेता का लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीधे इमरान पाशा जी, मेरा सीधा सवाल है, सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो कही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी को लागू करना। आपको लगता है, खरगे साहब कह रहे हैं ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ध्रुवीकरण हो पाएगा कर्नाटक में? जी नमस्कार चौरसिया जी। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि हमारे देश में हर जात, हर धर्म के लोग रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी बिलीव इन दैट, हम इस पर बिलीव करते हैं। तो देखिए, जब कभी किसी स्टेट का चुनाव होता है ना, तो स्टेट के मुद्दों को ज्यादातर कंसंट्रेशन देना चाहिए, स्टेट के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती चौरसिया जी, जब ये कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो स्टेट के मुद्दों पर बात कीजिए। स्टेट के जो, अगर आपके बीजेपी के, कांग्रेस के लीडर हैं, अगर आपको भरोसा है कि आपकी सरकार में रहकर, आपकी पार्टी में रहकर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनका चेहरा रखकर आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? उनका चेहरा रखकर क्यों आप वोट नहीं मांगते? क्यों आपको जरूरत पड़ती है नेशनल लीडर्स को बुलवाने की? आपके चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, बीजेपी से ये बुलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और ये कांग्रेस से बुलाते हैं राहुल गांधी जी को और उनकी बहन को। आप यहाँ के लीडर पे छोड़िए ना भाई, ये तुम्हारा स्टेट है। हाँ, रही बात, अगर आपको कुछ पार्टी की तरफ से गाइडलाइन चाहिए, हम देंगे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ो करके। ये कर्नाटका की स्टेट का मसला है, यहाँ का मसला है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं जहां पर जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं उनसे हमारी नहीं बनती, चाहे वो नॉर्थ कर्नाटका का हो या तमिलनाडु का कावेरी का मसला हो। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। मैं बस यही चाहता हूं। और जहां तक जेडीएस पार्टी की बात है चौरसिया जी, जेडीएस पार्टी यहाँ कर्नाटका की पार्टी है और कन्नड़ी गरास की पार्टी है, और उनको पता है कि अपने घर में क्या जरूरत है, किस चीज से दिक्कत आ रही है, और आने वाले दिनों में उस समस्या को हल करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। हमें जरूर, जेडीएस पार्टी को जरूरत नहीं कि हम सारे स्टेट को खुश करें, जो कि ये नेशनल पार्टीज को करने की जरूरत है, क्योंकि ये आज यहाँ पर पूछेंगे कर्नाटका के नाम पे, कल वहां पर जाके तमिलियंस के नाम पे वहां पर वोट पूछेंगे। हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे कर्नाटका का जो इशू है हम सिर्फ उस पे बात करेंगे और अपने हक की बात करेंगे, चाहे वो कोई स्टेट क्यों ना हो और चाहे वो कोई पार्टी क्यों ना हो। और जो क्या मुद्दे हैं कर्नाटका के, बताइए ना मुझे, मुद्दे भी बता दीजिए। आपने बोला यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप गोली कर गए मेरे सवाल को। कोई बात नहीं, आप बताइए, यूसीसी, एनआरसी, क्या ये मुद्दा होंगे, नहीं होंगे? नहीं, वो देखिए, वो नेशनल लेवल का अभी फिलहाल जो कर्नाटका इलेक्शन, मैं वही बताना चाह रहा हूँ चौरसिया जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इस इलेक्शन में वो मुद्दे उठाने जरूरी हैं?
मुद्दे वो क्या वो मुद्दे उठाने जरूरी है डॉक्टर अजय आलोक? इमरान भाई रिपीट कर रहे हैं, आप जवाब ले लेते हैं अजय आलोक जी से। जी 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 सबसे पहली बात कि सोच में अंतर है। में ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए जहां से कर्नाटका की अवाम को सहूलत हो, कर्नाटका डेवलपमेंट हो, कर्नाटका आगे बढ़े। यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज हैं, समझ गए, रिपीट किया जाए। ऐसे मुद्दे इमरान जी बोल चुके, 1 मिनट दे दीजिए ना अजय आलोक जी, जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास। राजपूत जी मैं बता दूं, बसनगौड़ा पाटिल जी का बाइट और ग्राफिक्स पूरे लगातार चल रहे हैं, जो उनका कमेंट था सोनिया जी के बारे में, लगातार चल रहे हैं। और चाहिए तो आप ये दिखा दीजिए, ये 2019 से लेकर 2023 तक क्या क्या सोनिया जी के बारे में विवादित टिप्पणी हुई। इसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी शामिल है ग्राफिक्स के अंदर। 2019 में मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा ने कहा खोदा पहाड़ निकली मरी चुहिया। दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार के मंत्री ने कहा सोनिया इटालियन, देश के नाम पर दब्बा, हम हर अंतिम अंग्रेज को देश से बाहर करेंगे। 2023 में बसनगौड़ा पाटिल जो है या यत्नाल विधायक है बीजेपी के, इन्होंने कहा सोनिया गांधी विश कन्या। अब डॉक्टर अजय आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, इमरान जी के हिसाब से आप चलिएगा कि नेशनल पार्टी है, लीडर्स क्यों आ रहे हैं, लोकल लीडर्स पे छोड़ दीजिए, तब तो नेशनल पार्टी इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। हर स्टेट में एक एक रीजनल पार्टी बना लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, जिस देश में राष्ट्रीय पार्टी है वो अपने राष्ट्रीय लीडर्स को उतारेंगे और वो आएंगे। उनसे आप भयभीत क्यों होते हैं? अब रहा बात लोकल मुद्दे की बात। कुमारस्वामी अपने आप को किसान कहते हैं, किसान नेता। एचडी देवगौड़ा को पूरा देश किसानों का नेता मानता है, मैं भी मानता हूं। देवगौड़ा जी ने किसानों को, इस देश के किसानों के लिए बहुत काम किया। जरा इमरान जी ये बताएंगे, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आज कर्नाटका के 54 लाख किसानों को 10,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 6,000 केंद्र सरकार देती है, 4,000 राज्य सरकार देती है। जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे और केंद्र ने लिस्ट मंगवाई थी तो इस किसान नेता ने सिर्फ कर्नाटका के 17 किसानों की लिस्ट क्यों दी थी? अगर इतना ही कर्नाटका के लोकल मुद्दों में इनको चिंता है, सिर्फ 17 किसानों का नाम भेजा क्यों? कहां गए भाई किसान नेता? आपने पीएफआई पे बैन लगाना आपने भी मना किया कांग्रेस के दबाव में आके। क्यों? तुष्टीकरण कांग्रेस के साथ क्यों करने लगे आप? कहां गए आपके लोकल मुद्दे? लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज किया आपने, क्यों? ये लोकल मुद्दे हैं। हमने तो सारे लोकल मुद्दे कर्नाटका के, मैंने शुरुआत की कि कर्नाडिगा प्राइड, कर्नाडिगा भव्य होगा तभी भव्य भारत बनेगा। संकुचित मानसिकता रह के स्टेट और देश नहीं चला सकते। इमरान जी एक लाइन में जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पार्टी के लीडर्स नहीं आए, बाकी नहीं आए, ये डर होता है कहीं ना कहीं। नहीं चौरसिया जी, जो हमारे दोस्त जो बोल रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फिर यहाँ से वही मेरा जो पिछला वाला जवाब था, मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रही बात जो पीएफआई का मामला हुआ, हाँ अभी आपने बताया कि 17 किसानों की लिस्ट दी थी, तब आपने इस प्रचार को क्यों जन जागरूक के सामने नहीं रखा, लोगों के सामने नहीं रखा? उसकी बात अभी लाने की जरूरत क्या है? जब रखा था तभी बोलना चाहिए था आपको। डिक्लेयर, अरे आपने 17 किसानों की लिस्ट दी थी कर्नाटक के किसान के नाम पे या नहीं? खंडन कर दीजिए ना अगर नहीं दी तो इमरान पाशा साहब। अच्छा, अरे दी थी भाई, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, खंडन कैसे करेंगे? ठीक है, मेरी बताइए इमरान जी, आपने 17 किसानों की लिस्ट दी थी, मात्र 17 किसान है कर्नाटक में, उनका आरोप है, मैं आपसे सफाई चाहता हूं। जी, मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि 17 किसानों की जब लिस्ट दी थी तो बिना कारण तो नहीं दी थी। आपको पूछना चाहिए था कि किस कारण की वजह से आप ये दे रहे हैं, जबकि आपको इतने किसानों का हम बोल रहे हैं करके आपको पूछना चाहिए था ना, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और आप अब इलेक्शन के वक्त, कर्नाटका का जो इलेक्शन चल रहा है, इस वक्त इस मुद्दे को आप हाईलाइट कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर साहब, पूछा क्यों नहीं आपने 17 की लिस्ट हाईलाइट होता है? देखिए, कुमारस्वामी जी की सरकार और दीपक जी जब कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे, हमारी जो पार्टी, इमरान जी सुन लीजिए ना, वो आपने पूछा क्यों नहीं बनाया मुद्दा, बता रहे हैं वो। इमरान जी सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर अजय, जो हमारी जो पार्टी है जेडीएस, हमारी केंद्र प्रायोजित योजना, एक बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? ना बोलिए, आप बोलिए, चुप हो गए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में अगर राज्य सरकार इंटरेस्टेड नहीं होती है, तो ये बात तो हम हमेशा बोलते आए हैं। हमने कब नहीं बोला?
1 साल के बाद जब कुमारस्वामी जी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यही 17-54 लाख कैसे हो गए? आपने क्यों नहीं भेजे 54 लाख? हम तो पैसा देने को तैयार थे ना, 6000 केंद्र से। आपने नहीं भेजा, ममता बनर्जी ने नहीं भेजा। जहां जहां विपक्ष की सरकार वो अपनी जनता के साथ अन्याय क्यों कर रही है? ये संकुचित मानसिकता क्यों है? आज कर्नाटका में 54 लाख किसानों को किसान निधि योजना मिल रहा है, जब आपने क्यों नहीं भेजा? अपने पार्टी नेता के लिए इतने प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं तो आपको ये भी होना चाहिए कि जब कोई केंद्र में बैठी सरकार, जब कोई राज्य की सरकार उनको सहकार नहीं दे रही है, उनके पॉलिसियों के अगेंस्ट जा रही है, जो आपका हक बनता है ना, आप आवाज उठाइए, बात कीजिए। और रही बात जेडीएस पार्टी की, जेडीएस पार्टी के नाम में ही सेक्युलरिज्म है, ठीक है। यहाँ पर जेडीएस पार्टी हर कौम, हर तबका, हर मजहब, हर जात के लेकर आगे बढ़ती है और सबको लेकर आगे चलने की मैं बात किसानों की कर रहा हूँ, ये सेक्युलर हो गए। नहीं, किसानों की ये पार्टी जो बनाई गई थी, सबसे पहला देखिए हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एक मुद्दा होता है, कोई स्टूडेंट्स के लिए, कोई लेबर्स के लिए वगैरह वगैरह होती है। लेकिन ठीक है इमरान जी आगे बढ़ते हैं। आप बार एक चीज आपने अपनी बात कही, मैंने पर्याप्त वक्त अपनी बात को समझाने के लिए दिया। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, फिर AK वाजपेयी जी के पास। राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताइए, कल प्रियंका जी ने एक अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री काम की लिस्ट नहीं गिनाते, गालियों की लिस्ट जरूर गिना देते हैं, और आज आपने उस पर एक वो भी बना दिया, क्राई PM, आपने उस पर तुरंत एक कार्टून भी जारी कर दिया। बिल्कुल आगे भी करेंगे। दीपक भाई, 2-3 बातें भी अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी कहने लगे कि कन्नड़ प्राइड है, फलानी चीज है, हमने तो अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो इनसे कुछ प्रश्न हैं इनके संकल्प पत्र को लेकर के। भाई 2 करोड़ रोजगार का भी आपने संकल्प पत्र जारी किया था, आपने कहा था 2.5 लाख रोजगार पर ईयर कर्नाटक की जनता को देंगे, वो दिए क्या? आप आ जाइए, उसमें किसके बैंक में 15 लाख अकाउंट में आए? क्या फार्मर्स की इनकम डबल हो गई क्या? आप आ जाइए, हमको जरा बता दीजिए कि कन्नड़ की जो आपने कहा 30% क्या नाम FDI जो है पूरे कर्नाटका में आती है, कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार थी, आज की डेट में 5 लाख क्या नाम 5.18 लाख करोड़ का डेप्ट है, और 1258 कंपनियां 2019 से लेके आज तक आप बंद करा चुके हैं कर्नाटक की। 13 PSU आपने नॉन फंक्शनल कर दिए हैं, 37 लॉस्ट कर दिए हैं, 6103 करोड़ रुपए का आपने नुकसान कर दिया है वहां पर। टूरिस्ट आपके यहां पे 315% डाउन हो गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप इस चीज को बताएंगे, और बताएंगे कि 1 लाख लोगों की सरकारी नौकरी आपने ले ली है उस दिन से। आप हमको बताएंगे कि फार्मर्स के लिए आपने क्या किया। सच बात यह है कि इधर उधर की बात करने से अजय आलोक जी आपकी हताशा, निराशा, झूठ, छल, कपट और प्रपंच बिल्कुल नहीं छुपता। आप आते हैं राजीव गांधी जी पर, जब आप कुछ नहीं बोल पाते हैं तो आप एक गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो राजीव गांधी जी का 1984 के बाद का बयान हो, और चाहे वो 15 पैसे और 85 पैसे वाला बयान हो। आइए ना, आप हमको ये तो बता दीजिए कि हमने आपको 2.31 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने आपको सौंपी थी, हाँ या ना? और उसके बाद आप 3.31 ट्रिलियन इकोनॉमी आप 8 साल में 9 साल में कर पाए, जबकि ये तो नेचुरल ग्रोथ से भी हो जाती, अपने आप कोई कुछ नहीं करे तब भी हो जाती। आज की डेट में आपने देश के PSUs बेचे हैं, आज की डेट में आपने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया है, आज की डेट में आप इसके अपराधी हैं कि आपके यहां पर 315% टूरिस्ट नीचे आ गया है कन्नड़ में। आज की डेट में आप हजारों कंपनियां आपने कर्नाटका की बंद कर दी हैं। आज की डेट में आप एक तरीके से सिविल वॉर कराना चाहते हैं महाराष्ट्र और कन्नड़ के बीच में, जैसे आपने कराया असम और नागालैंड के बीच में कराया था, जहां मैं सीधे यहां से AK वाजपेयी जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, मैं आऊंगा। AK वाजपेयी जी क्या कहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी के इन आरोपों के बारे में? आपको लगता है बीजेपी ने PSUs बेच दिए? अरे बिल्कुल बेचे। राजपूत जी तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि लोकल मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि इनकी प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, वो तो डोसा बना रही हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जिनकी पूरी इज्जत दाव पे लगी है, क्योंकि कर्नाटक से यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा बहुत भारी रिस्पांस इनको मिला था। प्रियंका गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी, नोटबंदी, महंगाई, नफरत, यही इशू उठा रही है। लोकल कहाँ उठा रही है वो मुद्दे? और लोकल मुद्दे हैं कहाँ? लोकल मुद्दे तो
मोदी जी ने उठाए हैं कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाना है, भ्रष्टाचार पे लड़ाई जारी रखनी है, डबल इंजन की सरकार है, कर्नाटक आगे जाएगा तो पूरा देश आगे। ये अपने अजय आलोक भी यही बात कर रहे हैं। तो मुझे ये समझाइए ना, कहाँ है कांग्रेस? हताशा में दिख रही है हमें। लेकिन एक दूसरी बात और बता दूं कि परसों जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई है ना हेट स्पीच में, उसके बाद नेताओं को ज़्यादा खबरदार होना पड़ेगा। ये जो नालायक वाली स्पीच है ये भी हेट स्पीच में आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, डीजीपी किसी भी स्टेट का होगा उसको सुओ मोटो एफआईआर करनी है, कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है। वो आपके चैनल के माध्यम से भी वर्ड उठा सकता है और सुओ मोटो एफआईआर करेगा 153 बी की, 255 की, 505, 506 आईपीसी की, जिसमें 4-4, 5-5 साल की सजा है। तो जरा नेताओं को सावधान होगा कि जब भाषण देंगे तो देश के विकास की बात करो, लोकल मुद्दों की बात करो, लेकिन हेट स्पीच में नहीं जाओगे। और इसमें विडंबना यह है कि हेट स्पीच कहीं डिफाइन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, कौन सी हेट स्पीच है कौन सी नहीं है ये डिफाइन नहीं है। बहुत बड़ा तो इसका भी एरिया ध्यान है। रखना पड़ेगा। और जहां तक कर्नाटक के इलेक्शन का सवाल है, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उनके सारा जो मैनिफेस्टो वो पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें जो जो प्रॉमिस पूरे करे हैं वो भी लिखा है और आगे उनका क्या विजन है वो भी पूरा किया है। उसमें राष्ट्र के मुद्दे भी हैं, लोकल इशू भी हैं, और उसी के बेस पे वो कहते हैं कि कर्नाटक में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक डिसीजन पर ध्यान दीजिएगा। फ्राइडे का डिसीजन है हेट स्पीच के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया कि कोई भी राज्य सरकार बिना किसी शिकायत के हेट स्पीच करके किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सुरेंद्र राजपूत जी और वाजपेयी जी ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई नालायक बेटा तो हेट स्पीच के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि हेट स्पीच क्या है कहीं डिफाइन नहीं है। दो चीजें हैं, बड़ी साफ साफ बात होती है दीपक भाई। कहते हैं ना कि भाई मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। हम तो एक चीज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बिल्कुल स्वागत योग्य है। हेट स्पीच किसी को भी नहीं देनी चाहिए। सच बात यह कि जब हम अपनी बात नरम लहजे में कह सकते हैं, अच्छे लहजे में कह सकते हैं, गर्म लहजे में कह सकते हैं, तो गाली गलौज क्यों करनी? तो नालायक बेटा भी हेट स्पीच है सर। लेकिन गलत बातों जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि अरे पहले एक फलानी जाति का। अरे क्या किसने कहा फलानी जाति का नालायक बेटा? बंजारा का एक बेटा दिल्ली में है। फिर आप दीपक भाई बहुत नहीं उन्होंने कहा कि एक नालायक बेटा। आप नालायक पे एक मिनट, ये जाति सूचक नहीं है, बस इस चीज को आप किनारे रखिए। हम आपको बड़ी साफ साफ बात कर रहे हैं कि हेट स्पीच में बहुत स्पष्ट रूप से अगर प्रधानमंत्री जी अपनी हेट स्पीच के ऊपर काबू कर लेते हैं ना, तो इस हिंदुस्तान में कोई हेट स्पीच देने की हिम्मत ही नहीं रखता। मैं तो बहुत साफ कहता हूं। एक बात। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी अगर संसद के अंदर सुरपणखा नहीं कहते ना, तो कोई आदमी, प्रधानमंत्री अगर किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहते और कांग्रेस की विधवा नहीं कहते, तो किसी हेट स्पीच की किसी को हिम्मत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी ने लोगों को खोला है, तो प्रधानमंत्री जी की बड़े आदमी की जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी भाषा को लगाम दे, और लोगों की भाषाएं अपने आप लगाम में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो कानून उस पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन करते हैं कि समाज में नफरत की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए, और नफरत फैलाने वाले जितने मीडिया के चैनल हैं और जितने मीडिया के एंकर हैं, उनकी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं नाम लेकर के कह सकता हूं, एक पुराने पहले आप ही के चैनल में था, नाम लेना उचित नहीं, आज दूसरे चैनल में चला गया। प्लीज व्यक्तिगत। सच बात यह है कि हेट स्पीच की किसी को नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, चिंता मत कीजिए, उतना ही काफी है। मैं फिर से कहता हूं कि जितने मीडिया के चैनल हैं उनको भी हेट स्पीच पर ध्यान, और उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। जो भी हिंदू मुसलमान की बात करे, जो भी नफरत की बात करे, जो भी किसी तरीके के जाति, धर्म या पंथ मजहब के विशेष वैमनस्य की बात करे, सब हेट स्पीच के अंदर आने चाहिए, और सबके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। खाली नेताओं के खिलाफ क्यों हो? आप पत्रकारों के खिलाफ क्यों नहीं हो? आप एंकर्स के खिलाफ क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो, सबके खिलाफ होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। ठीक है, अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि भाई इसको जाति में मत बांधिए, जाति सूचक कुछ नहीं कहा। देखिए
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका सम्मान तो करते हैं, लेकिन साथ में उसमें एडिशन भी करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुन के थोड़ा निर्णय में और संशोधन कर दे। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इन्होंने कहा क्या किया। देखिए, काम करने का इंटेंशन होता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है कि क्या किया। मैं 3 सेक्टर ही गिनाता हूं, ज्यादा सेक्टर दिखाऊंगा तो आपका डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। किसानी पे आ जाइए, किसानी पे ही बात कर रहे हैं। इन्होंने तो 17 किसान की लिस्ट भेजी थी, हमने 54 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। एमएसपी हमने बढ़ाया, और कितना बढ़ाया? तूर दाल का बढ़ाया 53%, रागी का बढ़ाया 138%, पैडी का बढ़ाया 58%, कॉटन का बढ़ाया 50%। शुगर केन प्राइस कांग्रेस के जमाने में 22,150 टन पे फिक्स था, हमने उसको 23,200 कर दिया पर टन। ये हमने किया गन्ना किसानों के लिए। और हमने क्या किया? किसानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला कर्नाटका पहला राज्य बना। 32 लाख फार्मर्स को हमने इसमें इंडक्ट किया है, किसानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। अब आइए और क्या किया? सेंट्रल असिस्टेंट दिया अपर भद्रा प्रोजेक्ट को। यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में से 25,300 करोड़ निकाल के दिया। ये तो हो गया एग्रीकल्चर। अभी लिस्ट और लंबी नहीं गिना रहा हूं। अब आ जाइए हेल्थ में क्या किया। 4800 नमो क्लिनिक हम खोलने जा रहे हैं पूरे कर्नाटका में, जहां पे फ्री डायग्नोस्टिक और हेल्थ चेकअप होगा सारे लोगों का। एनुअल हेल्थ चेकअप सारे बुजुर्गों का होगा फ्री में। 4 मेडिकल कॉलेजेस खोले ऑल ओवर स्टेट में। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 करोड़ कन्नडिगा प्राइड को आयुष्मान भारत का लाभ मिला, जिसमें 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मुफ्त है। अब हमने एक एजुकेशन में क्या किया? 7 नए विश्वविद्यालय खोले। 8,725 करोड़ रुपए हम 1 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं कर्नाटका में, इसी बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल में साहब। 2,500 कॉलेजेस को अपग्रेड किया। प्राइमरी एजुकेशन पे 3,500 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किए। ये किया। 3 ही सेक्टर गिना रहा हूं, ज्यादा नहीं गिनाऊंगा। अब उसके बाद बाकी डिटेल निकाल लीजिए, क्योंकि काम करने वाली सरकार है। अजय आलोक जी बड़े भोले हैं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आज की डेट में 2014 से अजय आलोक जी आपने ये तो गिना दिया क्या क्या किया, लेकिन ये नहीं गिनाया कि डीजल का दाम कितना कर दिया। ये नहीं गिनाया कि किसानों के घर में जो बिजली के मीटर लगा दिए उसमें आपने कितने 350% से ज़्यादा का आपने इजाफा कर दिया। आपने ये नहीं गिनाया कि यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया आपने, और उसके बाद यूरिया का दाम कितना कर दिया। आपने ये भी नहीं गिनाया कि एनपीके का दाम आपने दुगने से ज़्यादा 2.5 गुने से ज़्यादा कर दिया। आपने ये भी नहीं गिनाया वहाँ पर कि जो दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड हैं और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उस पर आपने 18% जो है जीएसटी लगा दी। फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे 18% जीएसटी लगा दी। आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपने किसान की आय तो दुगनी करी नहीं, किसान का आपने आय तो दुगनी की नहीं, लेकिन किसान का खर्चा आपने 2.5 से 3 गुना कर दिया। आपको ये तो बिल्कुल नहीं ध्यान है, क्योंकि ये आपके जॉनर का विषय नहीं है। तो जब आप भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आएंगे तब इस बात को कहेंगे। आज तो आप कहने से रहे इस बात को। सच बात यह है अजय आलोक जी, आप एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। आपको यह भी जरूर बताना चाहिए कि किसान की आय दुगनी अभी तक हुई क्यों नहीं। आपको यह भी बताना चाहिए कि एमएसपी पर आपने किया क्या है। रागी की एमएसपी तो आपने बता दी, लेकिन आपने गेहूं की, धान की, और जो 23 फसलें हैं उन फसलों की एमएसपी आपने कितनी बढ़ाई है आपको मालूम है? आपने अपने मूल्य सूचकांक से बिल्कुल बहुत ज्यादा कम उस पर बढ़ाई है। आपको मालूम है गन्ने पर आपने क्या क्या किया? उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कितना पैसा बकाया है? आपको मालूम है कि आपने 2016 से आज किसानों की आत्महत्या आपने बंद कर दी बतानी एनसीआरबी के आंकड़े में, क्योंकि इतनी भयावह रूप से बढ़ गई। चाहे वो कपास का किसान हो, चाहे वो गन्ने का किसान हो। आपको मालूम है कि कितने किसान आंदोलन में मरे थे, उनके अभी तक मुकदमे आपने वापस नहीं लिए। हो गया, आप जवाब दे दो। आप कर्नाटक में किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब डॉक्टर आजाद जवाब दूं? अरे सर बिल्कुल दीजिए। मैंने ये भी कहा है कि भाई जब आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आएंगे तो ऐसी बात करेंगे जैसी सुरेंद्र भाई कर रहे हैं, समझदारी वाली। चलिए, इनकी हर समझदार अब भी है, प्यार से ग्रहण ही करते रहता हूँ। ये मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं इनकी बातों को बिल्कुल प्यार से ही ग्रहण मैं प्यार से ग्रहण करता हूँ इनकी बातों को। लगता है सुरेंद्र जी आजकल सिर्फ मोदी जी को सुनते हैं, थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को सुनते लोकसभा में जब बजट प्रेजेंट हो रहा था। लेकिन बजट में तो आप लोग हंगामा मचाए थे, राहुल चालीसा पढ़ रहे थे, तो इसलिए बजट सुन नहीं पाए।
जब फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की कहती हैं कि प्रति व्यक्ति आय इस देश की 1,97,000 रुपए हो गई है, तो क्या प्रति व्यक्ति में देश का किसान नहीं आता है? किसान कोई अलग व्यक्ति है क्या? ये कैसी सोच है आप लोग की? आपने तमाम नेगेटिविटी गिनाई कि ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ 3 सेक्टर बता रहा था। बिजली के सेक्टर में बताना शुरू करूंगा, दीपक जी का टाइम खत्म हो जाएगा। वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है अभी, जो विश्व का, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। कम से कम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट तैयार होगा। मुद्रा लोन कर्नाटका में जितने गए हैं, स्वतः रोजगार जितना बड़ा है, जिससे कर्नाटका की जीएसडीपी लगभग 1% बढ़ गई है पिछले 4 साल में। जरा इस सब का भी अध्ययन कर लीजिए ना। नेगेटिविटी फैला के कुछ नहीं होगा। फिर तो हमें चुनाव में जाने की जरूरत ही नहीं थी जब हमने इतना कुछ नहीं किया। तो हम तो बैठे बैठे हार जाते, आप 200 सीट जीत जाते भैया। लेकिन सच्चाई तो आज यही है कि आपको 75 के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है सुरेंद्र जी। इसीलिए भाई बहन दोनों घूम घूम के इधर से उधर कीर्तन जप रहे हैं। कोई कभी डोसा बनाने लगता है, कोई सुरजेवाला से पूछ के कहता है कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने देने हैं, 2,000 करोड़ नहीं 4,000 करोड़। तो सुरजेवाला बोलता नहीं 5,000 बोल दीजिए। तो पूछ के तो घोषणा करनी पड़ रही है रणदीप सुरजेवाला से कि 2,000 करूं कि 5,000 करोड़ करूं। जहां क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन नहीं है, वहां सरकार कहां से चलाएंगे भाई? बताइए। यही देखता है ना कि स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं। क्लैरिटी इन थॉट माइंड नहीं है, बड़ा मसला हो जाता है। कुछ आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं दिखती है। अरे अजय आलोक जी, अब सुन लीजिए, बड़ा मसला हो जाता है अजय आलोक जी की पार्टी के साथ। राहुल गांधी जी और क्या नाम प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के क्या नाम कर्नाटक में करें तब भी इनके पेट में दर्द, और अगर वो नहीं जाए तब भी इनके पेट में दर्द। अभी ये बता रहे हैं 200 सीट, अरे 200 ही सीट जीतेंगे हम, चिंता मत कीजिए। इस बार कर्नाटक की जनता ने मन बनाया है आपको कर्नाटक से बाहर निकालने का, और जैसा कर्नाटक की जनता ने मन बनाया है ऐसे ही आने वाले समय में देश की जनता भी मन बनाएगी। नंद कुमार साय जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आदिवासी नेता, वो आज बता चुके हैं कांग्रेस में आ गए हैं। आपको अगर जानकारी हो तो आप उनको बधाई दे दीजिएगा। आप इस वक्त इधर उधर की बात मत कीजिए। हमारे नेता हैं, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे कर्नाटक में? आप ही की क्या नाम वीजा लगा है क्या? या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी वहां पर भाषण करेंगे और नरेंद्र मोदी जी पैदल पैदल जाएंगे? अगर इतने बड़े काम कर रखे थे तो हम आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ ले, क्या करने गए हैं वहां पर? बैठे बैठे जीत जाते। आपके यहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या करी है आपके नेता को ये कहकर के इसने मुझसे 40% कमीशन मांगी है, और वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर था। 40% क्या नाम आपके यहां बेईमानी है। पेसीएम का, आपका पेटीएम नहीं पेसीएम है आपका मुख्यमंत्री का नाम वहां पर, ऐसा बताया जाता है। आज की डेट में कर्नाटका को आपने वास्तव में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जननी और मशीन बना दिया है। उससे छुड़ाना है कर्नाटका को, इसीलिए हम गांव गांव भी जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। और रही बात पूछ करके घोषणा करने की, तो एक बार लालू जी से जरा पूछ लीजिएगा, पुराने परिचित है, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 50 करूं कि 60 करूं, 60 करूं कि 70 करूं, 70 करूं कि 80 करूं, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ आज तक बिहार को मिला है क्या? नस फट जाएगी, ऐसा मोदी जी क्या नाम लालू जी बोले थे। तो सच बात है, इधर उधर की बात मत किया कीजिए आलोक जी। मुद्दे की बात करें हम लोग ना, कर्नाटका के प्राइड की बात करें। नंदनी को आप बंद करना चाहते हैं अमूल के सामने, क्या यह सच नहीं है? ठीक है, क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटक के 800 गांवों में कर्नाटक के महाराष्ट्र की योजना चल रही है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार के शर्म का विषय नहीं है? क्या यह शर्म का विषय नहीं है कि वहां पे एक मल्लू नाम का आदमी प्रधानमंत्री को रिसीव कर रहा है, जिस पर 2 हत्याओं के आरोप हैं? 2 हत्याओं का आरोपी प्रधानमंत्री को रिसीव कर रहा है। आप क्या यह शर्म की बात नहीं कर्नाटक के लिए कि एक हत्या का आरोपी प्रधानमंत्री को रिसीव कर रहा है? और आपको चाहिए तो मैं फोटो भेज देता हूं, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। हम तो ये बातें कहना नहीं चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री के पास हत्या के आरोपी आप लोग भेज रहे हैं। इस तरीके से हताश है और निराश है। देखिए, हास्यास्पद और झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की लगता है एक आदत बन गई है पिछले 10-9 वर्षों से। बिना कोई सबूत, बिना कोई एविडेंस, सूरत नंदनी बंद करना चाहते हैं। अरे मालिक, मेरे मैनिफेस्टो आज पढ़ लेते हैं ना कम से कम। मैनिफेस्टो में लिखा है, झूठा मैनिफेस्टो है, पहले कौन सच बोले? प्रतिदिन आधा लीटर नंदनी दूध हम लोग देने वाले हैं। अगर नंदनी दूध देंगे तो नंदनी बंद कैसे करेंगे? अरे इसीलिए देवता, इस तरह से झूठ मत बोलिए। देखिए, इस तरह से झूठ मत बोलिए ना। अब जवाब दे देता हूं।
सुन लीजिए आप हमारा मैनिफेस्टो देखकर आपको नंदिनी के प्रति हम अगर आपकी पार्टी में अगर इतना होता तो हम कितने गंभीर हैं, 1 महीने पहले 2 महीने पहले अगर आप अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करते तो कुछ बात बनती ना। इलेक्शन अरे भैया मैनिफेस्टो चुनाव के दौरान ही लॉन्च किया जाता है, चुनाव के बाद नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने अपनी पार्टी चुनाव से पहले किया जाता है, चुनाव के दौरान नहीं किया जाता। नगर फिरकर बताया कि अरे पोलिंग के पहले किया जाता है भाई मेरे। अब दूसरी बात, जेडीएस क्या करेगी? जेडीएस कुछ नहीं करेगी। जेडीएस कांग्रेस की धूम बन के घूमते रहेगी आगे पीछे और कुछ नहीं करेगी। जेडीएस तुष्टीकरण करेगी। जेडीएस किसानों को भूल गई है। आप लोग बेसिकली रिवर्स गियर की सरकार हैं। अरे एक्चुअल रिवर्स गियर, ये दुम बनना भी फेक स्पीच हो जाएगा। बस मर्यादा हो जाएगा, तुम बनना बड़ा सोच समझ के बोलिए सर। चलिए कॉग्निजेंस लेंगे लोग, कॉग्निजेंस लेंगे। अरे मिल के सरकार चला ही रहे थे ना भाई, जो बात मिल के सरकार चला ही रहे थे ना आप लोग वहाँ पे कर्नाटका में। इमरान जी बीच में नहीं प्लीज, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, बस मर्यादा दे के बात कीजिए। वो मुझे इमरान जी प्लीज, बीच में नहीं कमेंट करिए प्लीज। मैं रनिंग कमेंट्री नहीं करता, मैंने आपको पूरा वक्त दिया था। 8 मिनट बोले आप। डॉक्टर अजय कंक्लूड करिए प्लीज, मेरे पास शायद वक्त भी नहीं होगा। हर बार कुमारस्वामी जी से पूछा जाता है, किसी भी चैनल, किसी भी रिपोर्टर, कोई भी एंकर, पिछले 1 महीने से बार बार पूछा जा रहा है कि किसके साथ, कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे ना, कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे ना। वो कहते हैं चुनाव बाद देखा जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? जब आप मिलकर साथ चल नहीं सके, 1 साल आपने कर्नाटका को रिवर्स गियर में 1.5 साल ले गए आप। करप्ट इंजन की सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार है, हम विकासवादी हैं, आप रेट्रोग्रेसिववादी बनाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे। इमरान जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है बॉस। आप एक तो स्काइप पे जुड़े हुए हैं। अजय जी कंक्लूड करिए प्लीज। भाई हम तो मान के चल रहे हैं दीपक जी कि ये लोग मिलके ही सरकार बनाने के मूड में हैं, लेकिन इनको मौका ही नहीं मिलेगा। अकेले 120 से ऊपर हम लोग जीतने जा रहे हैं हर हालत में। ये उनको पूछ कौन रहा है? अपने संजोते रहिए सपने। जनता बेवकूफ नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। दिख रहा है कर्नाटका में सामने, जवाब देने का मौका दिख रहा है सामने। मैसूर में कैंसर इंस्टीट्यूट खुल रहा है, दिख रहा है लोगों को कि मैसूर में कैंसर इंस्टीट्यूट खुल रहा है। क्यों नहीं खोला कुमारस्वामी ने? 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके पहले देवगौड़ा जी बने। मोदी जी को क्या जरूरत थी मैसूर में खोलने की? मैसूर में का मौका दीजिए। 20,000 करोड़ का कैंसर केयर सेंटर आ रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, 5-10 सेकंड आपको। बिल्कुल, देखिए अब तो ये स्पष्ट है कर्नाटक भाजपा पूरी तरीके से भ्रष्ट है। और ये जो बात कह रहे हैं 120 से ऊपर, 40 के नीचे आओगे 40% वालों, बहुत साफ समझ लीजिए 150 से ऊपर कांग्रेस लेकर के आएगी और पूरे कर्नाटक का जीवन भी परिवर्तित करेगी, संस्थागत रूप से परिवर्तित करेगी और आपके भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खोलेगी। और आपके जितने भ्रष्ट नेता हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। आप इस समय टीवी पर कुछ भी बोलते रहिए। ठीक है अजय आलोक जी, एक लाइन आखिरी कंक्लूडिंग। अरे कर्नाटका बड़ा मसला है, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला है। कर्नाटका अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला है और कर्नाटका आगे बढ़ेगा, भव्य भारत बनेगा। आपको उसमें कांग्रेसियों की जरूरत नहीं है। जेडीएस की रेट्रोग्रेसिव का काम नहीं।